राजकुमारी वसुंधरा अपने राज्य के सुंदर जंगल में एक तालाब के किनारे आसपास के दृश्य को निहार रही थी। तभी उसका पिता राजा सूरज वहां आ पहुंचा। राजकुमारी, अब हमें वापस चलना चाहिए। पिताजी, कुछ क्षण और रुकिए। देखिए ना, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसे दृश्य बार बार देखने को कहाँ मिलते हैं। मौसम भी सुहावना है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी है। देखिए ना, कोहरा भी बढ़ने लगा है, जो दृश्य को और सुंदर बना रहा है। राजा सूरज बढ़ते हुए कोहरे को देखकर चिंता भरे स्वर में बोला। देखिए राजकुमारी, अचानक से बढ़ता हुआ कोहरा ये हमारी चिंता का विषय है। आप समझिए। पिताजी, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ कोहरा अक्सर इतनी ही तेजी से बढ़ता है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक व्यक्ति वहाँ प्रकट हो गया। उसे देखकर राजा सूरज और वसुंधरा दोनों चौंक गए। जादूगर प्रताप, तुम्हारी मेरी पुत्री से विवाह करने की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। राजमहल से हमने तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाला था, इसके बावजूद भी तुझे समझ में नहीं आया। अचानक से तू हमारे सामने प्रकट होकर अपनी जादुई शक्तियों से डराना चाहता है क्या? अगर ऐसा है तो ये तेरी भूल है। मत भूल जादूगर कि मेरे राज्य में भी शक्तिशाली से शक्तिशाली मायावी शक्तियों की जानकारी रखने वाले लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं। तुम मूर्ख हो राजा सूरज। मैं जानता हूँ कि राजकुमारी वसुंधरा की माँ मनुष्य नहीं, एक परी थी, परी जो कुछ समय पहले इस संसार को अलविदा कह गई। राजकुमारी वसुंधरा के शरीर में मनुष्य और परियों का मिश्रित रक्त दौड़ रहा है और मुझे उससे एक बच्चा चाहिए। सीधी तरह से अपनी पुत्री का हाथ मुझे सौंप दे, अन्यथा तुम क्या कर लोगे? जादूगर प्रताप हंसने लगा। अगले ही पल कोहरा तेजी से बढ़ गया। राजा सूरज को कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। कुछ ही देर में कोहरा छंट गया, लेकिन वहाँ ना तो जादूगर प्रताप था और ना ही राजकुमारी वसुंधरा। वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा कहाँ हो? वसुंधरा, वसुंधरा! जंगल में राजा सूरज की आवाज घूमकर उन्हीं के कानों में टकरा कर लौट आई। इस घटना के कुछ समय बाद चंदन नगर गांव का मुखिया अपने गांव की सीमा पर खड़ा था। तभी एक बैलगाड़ी वहां आकर रुक गई। बैलगाड़ी में मुखिया का भतीजा अशोक बैठा था। वो पहली बार चंदन नगर आया था। बैलगाड़ी पे होकर सवार चला बबुआ, बैलगाड़ी। अरे चाचा जी, आहा, आप इस गांव की सीमा पर मेरे इंतजार में खड़े थे क्या? बेटा, जैसे ही धर्मा काका ने बताया कि तुम कुछ दिन मेरे गांव में रहने के लिए अब मेरे घर पे आ रहे हो, मैं इंतजार नहीं कर सका और तुम्हें लेने के लिए चला आया। चाचा जी, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अरे देखिए तो सही, कितनी लंबी यात्रा करके मैं बैलगाड़ी से गांव की सीमा तक तो आ ही गया, तो जाहिर सी बात है गांव भी आ ही जाता ना। मुखिया मुस्कुराते हुए बैलगाड़ी पर बैठ गया। चलो अब बेटा, अब बैलगाड़ी को वहाँ उस ओर दौड़ा दो। बैलगाड़ी पे चाचा जी बैठे हमारे। चल चल चल, कुर्र। अशोक मुस्कुराता हुआ बैलगाड़ी को मुखिया के बताए हुए रास्ते की ओर ले चला। कुछ ही दूर चलते ही अशोक की नजर एक प्राचीन वृक्ष पर पड़ी। उसकी मोटी जड़ें जमीन को घेरे हुई थीं और लंबी शाखाएं
धरती को छू रही थीं। चाचा जी, ये वृक्ष तो बड़ा ही प्राचीन मालूम होता है। वृक्ष को देखकर मुखिया के मन में डर उत्पन्न हो गया। हाँ अशोक, इसी वृक्ष की वजह से मैं तुम्हें सीमा पर लेने आया था। मुझे डर था कि अगर तुम अकेले आते और इस वृक्ष को देखते तो इसके करीब चले जाते। हैं? चाचा जी, तो क्या दिक्कत है इसमें? आखिर इस वृक्ष में ऐसा क्या है? बेटा, कहते हैं कि इस वृक्ष में किसी डायन का साया है। आसपास के सारे गांव वाले ये जानते हैं, इसीलिए कोई भी इसके पास नहीं जाता। लेकिन तुम पहली बार आए हो, धीरे धीरे सब जान जाओगे। चलो चलो। अशोक कुछ देर चुप रहा और फिर अचानक मुस्कुरा कर बोला, वैसे चाचा जी, ये वृक्ष तो मुझे बहुत ही प्राचीन और सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है कि ये आपकी गलत फहमी है, मतलब पूरे गांव की ही गलत फहमी है। लोग बेवजह डरते हैं। अगर आपको विश्वास न हो तो अभी देखिए। अचानक अशोक चलती बैलगाड़ी से कूद गया और वृक्ष की ओर दौड़ पड़ा। अशोक अशोक, सुनो, अरे बेटा नादानी मत करो। अशोक अशोक। लेकिन अशोक वृक्ष के पास पहुंच चुका था और उसे अचरज भरी निगाहों से देखने लगा। तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज गूंजी, मेरी मदद करो मानव, मेरी मदद करो। ये सुनकर अशोक डर गया। हाँ, हाँ, हे भगवान, इसका मतलब चाचा जी सही कह रहे थे। जरूर ये डायन की आवाज है। मैं डायन नहीं हूँ। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। तुम्हारे कहने पर ही मैं आ सकती हूँ। जब तुम मुझे देखोगे तो विश्वास करोगे कि मैं डायन नहीं हूँ। मेरी मदद करो मानव, मेरी मदद करो। अशोक बुरी तरह कांप गया। वो दौड़कर बैलगाड़ी की ओर आ पहुंचा। चाचा जी, आप सही कह रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसे ही मैं वृक्ष के नीचे गया, किसी स्त्री की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वही तो बेटा, मैंने तुमसे मना किया था। चलो अब जल्दी से यहाँ से चलो। चलो चलो चलो। अशोक तुरंत बैलगाड़ी को तेज तेज वहाँ से दौड़ाने लगा और कुछ ही देर में वो दोनों चंदनपुर गांव पहुँच गए। अगले दिन पूरे गांव में यही बात चर्चा का विषय बनी हुई थी। अशोक गांव की चौपाल पर अन्य लोगों को इस घटना के बारे में बता रहा था। अरे भाई अशोक, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। तुम इस गांव में पहली बार आए हो। अब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था। मुझे तो लगा था कि गांव वालों के मन में बेवजह का डर है, जिसे मैं समाप्त कर दूंगा। अच्छा, चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुमने उस चुड़ैल से ये नहीं कहा कि सामने आ जाओ। क्या पता वो तुम्हारे सामने आकर तुम्हें मार देती तो। अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं तुरंत दौड़ता हुआ बैलगाड़ी तक आ गया चाचा जी के पास। दूर से इस बातचीत को गांव का रहने वाला किशन सुन रहा था। मुस्कुराते हुए वो धीरे धीरे अपने खेत की ओर चला गया। किशन के खेत में फसल लहलहा रही थी। वो मेहनत करने लगा था कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे किसान, तुम्हारी फसल तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हो रही है। आखिर हो भी क्यों ना, तुमने इस बार बहुत अधिक मेहनत की है। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं अनाथ हूँ। मेरे कंधों पर मेरी जवान बहन की जिम्मेदारी है, जिसका विवाह कुछ दिन बाद होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि उसके विवाह में किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए, इसीलिए मैं जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मेरी अच्छी से अच्छी फसल हो और राज्य में अच्छे दामों पर बिके, ताकि मैं अपनी बहन का विवाह धूमधाम से कर सकूं। हाँ, चिंता मत करो किशन, मेरा और सारे गांव वालों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हम सब तुम्हारे बहन के विवाह में शामिल होकर उसके संग हाथ बटाएंगे। हाँ। किशन मुस्कुराने लगा, लेकिन अचानक गंभीर हो गया। मुखिया जी, आपका भतीजा अशोक चौपाल पर बता रहा था कि वो उस वृक्ष के नजदीक चला गया था।
अरे धात तेरे की, अब तुम्हें क्या बताऊं किशन। उसे मैंने बहुत समझाया लेकिन वो माना ही नहीं। अचानक से दौड़ता हुआ पेड़ के पास जा पहुंचा और बस फिर तुरंत ही डरता हुआ वापस आ गया। अरे ये आजकल के लड़कों को तो तुम जानते हो, इन्हें बड़े बुजुर्गों की बात मजाक लगती है। चला था इस डर से गांव को मुक्त कराने और खुद ही घबराता हुआ डरता हुआ मेरे पास भाग कर आया। चलो। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। किशन कुछ देर खेत में काम करके दोपहर के समय अपने घर पहुंचा। घर पर किशन की बहन राधा रसोई में थी। भाई को देखते ही वो मुस्कुराई। भैया, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। दोपहर का खाना कब का बना चुकी हूँ। बस सोच रही थी कि आप जैसे ही आ जाएं तो गर्मा गर्म रोटियां बना दूं। आपको गर्मा गर्म रोटियां बहुत पसंद है ना? आहा। बहन, तुम मुझे गरम रोटियों की आदत क्यों डाल रही हो? अरे कुछ दिनों बाद तुम चली जाओगी, उसके बाद तो मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ेगा ना। क्यों? क्या आप विवाह नहीं करेंगे? ओहो, शादी तो करनी है, पर क्या पता मेरी पत्नी का मिजाज कैसा निकले। रोटी बना के दे या मुझसे ही रोटी बनवाए। भाभी को आने दीजिए। अगर उन्होंने आपको गर्मा गर्म रोटियां नहीं बना कर दी तो मैं उन्हें ठीक से समझा दूंगी। अरे मेरी बहन राधा, तू तो अभी से ही अपनी भाभी से लड़ने लगी। जब तेरी भाभी आ जाएंगी तब तो तू उनका बुरा हाल कर देगी, हैं? राधा मुस्कुराने लगी और गरम गरम रोटियां बनाने लगी। किशन खाना खाकर फिर खेत में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन किशन ने राधा से कहा, राधा, 2 दिन बाद हमारी फसल पूरी तरह से पक जाएगी। उसके बाद मैं काट दूंगा और राज्य में बेच दूंगा, है ना? अगले दिन किशन जब खेत में पहुंचा तो अपनी फसल को देखकर वो सिर पकड़कर बैठ गया। हाँ, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मेरी फसल रातों रात कैसे खराब हो सकती है? उसने देखा कि फसल में कीड़े लगे हुए थे। तभी गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। किसान! अरे किसान! अरे किसान, क्या तुम्हारी फसल भी खराब हो गई? मेरी फसल खराब हो गई से आपका क्या मतलब है? और किसकी खराब हुई है? अरे किसान, पूरे गांव की फसल का यही हाल है। अचानक से सारी फसल में कीड़े लग गए और सारी की सारी फसल खराब हो गई। इतना सुनकर किशन मुखिया के साथ अन्य किसानों के खेत देखने गया था। सभी किसान अपनी खराब फसल देखकर रो रहे थे। पर मुखिया जी, ये रातों रात कैसे हो सकता है? अचानक से फसलें कैसे सूख सकती हैं? अरे वही तो बेटा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा किशन। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। मुखिया जी, हाँ मुखिया जी, तालाब अचानक से सूखने लगे हैं और गांव का पानी भी खाली हो गया है। हैं? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? अब मतलब यही है कि गांव के तालाब का पानी तेजी से घट रहा है और जिस रफ्तार से कम हो रहा है कि ऐसा लगता है कि शाम तक तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गांव के कुएं भी सूख जाएंगे। मुखिया सर पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे बाप रे बाप, धात तेरे की। हे भगवान, आखिरकार ये कैसी विपत्ति ने हमारे गांव को घेर लिया है। सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अरे मुखिया जी, इसकी वजह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भतीजा अशोक है। अशोक वही तो उस वृक्ष के पास गया था जिसके पास हम गांव वाले डर की वजह से नहीं जाते। वो बड़ा जोश में चला गया। लो, जोश में होश खो बैठे। अब भुगतो। अब ये सुनकर मुखिया चौंक गया। तभी अशोक वहाँ पहुँचा। सभी किसान उसे गुस्से से देखने लगे। चाचा जी, मुझे क्या पता था कि उस वृक्ष के पास जाने से इतनी भारी विपत्ति आ जाएगी। हाँ, देखो अशोक, इस बात को कोई दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि यह विपत्ति तुम्हारे उस वृक्ष के पास जाने से आई है। अब इसका रहस्य तो कोई साधु या संत ही बता सकते हैं। हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा, अन्यथा हमारा गांव भी भुखमरी की चपेट में आ जाएगा।
हाँ, तुम सही कह रहे हो किशन। हमारे गांव के नजदीक जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उन साधु महाराज के पास जाऊंगा। इतना कहकर किशन जंगल की ओर चला गया। कुछ देर बाद किशन घने वृक्ष के सामने था। वहाँ एक साधु आंखें बंद करके बैठे थे। साधु ने आंखें खोलकर कहा, क्या बात है पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? किशन ने गांव की सारी घटना साधु को बताई। तुम्हारे गांव की सीमा पर जो वृक्ष है, उसके अंदर जिस किसी का भी वास है, वो तुम्हें अपने सामने आने के लिए कहेगी। बेखौफ होकर उसे सामने आने के लिए कहना, और वो जिस काम के लिए कहे वो करना होगा, अन्यथा तुम्हारा गांव तबाह हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे गांव पर श्राप लग चुका है। श्राप? आखिर हमारे गांव को श्राप किसने दिया? उस वृक्ष पर रहने वाले ने क्रोध में श्राप दिया है। वजह जाननी है तो स्वयं जाकर उससे पूछो, अन्यथा भारी मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। ओम। इतना कहकर साधु ने फिर आंखें बंद कर लीं। किशन सीधा गांव लौट आया और मुखिया को सारी घटना बताई। हाँ, तो किशन, क्या तुम सच में उस वृक्ष के पास जाओगे? हाँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है मुखिया जी। साधु महाराज ने भी यही कहा है, और मैं गांव वालों को मुसीबत में नहीं देख सकता। और फिर मेरी बहन का विवाह भी नजदीक है, मुझे जाना ही होगा। मुखिया और गांव वाले किशन को रोकने लगे, लेकिन वो नहीं माना और सीधे उस वृक्ष की ओर बढ़ गया। सन्नाटे में किशन उस वृक्ष के पास जा पहुंचा। तभी वृक्ष के अंदर से एक आवाज आई, मेरी मदद करो मानव। तुम जो भी हो, मेरे सामने आओ। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक परी वहाँ प्रकट हो गई। उसे देखकर किशन चौंक गया। हैं? हम गांव वाले समझते थे कि इस वृक्ष में डायन, पिशाचनी या चुड़ैल का वास है, लेकिन तुम तो एक परी हो। हाँ, जब भी कोई मनुष्य इस वृक्ष के नजदीक आया, मैंने उससे कहा कि मेरी मदद करो और मुझे सामने आने की इजाजत दो, क्योंकि हम परियां जब तक मनुष्य की अनुमति ना हो तब तक उसके सामने प्रकट नहीं हो सकती। लेकिन गांव वाले डरकर भाग जाते थे। अशोक नाम का एक मनुष्य भी आया था। मैंने उससे भी मदद मांगी थी, लेकिन वो भी डरकर भाग गया। उसके भाग जाने से मैं क्रोधित हो गई और मैंने इस गांव को श्राप दे दिया। अब अगर मैं श्राप तोड़ना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? परी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने अक्सर सुना होगा कि परियों के हाथ में एक जादुई छड़ी होती है, उसमें हमारी सारी शक्तियां होती हैं। हाँ, सुना तो है। लेकिन मेरे पास मेरी जादुई छड़ी नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि इस वृक्ष के ऊपर परी लोक की दुनिया में जाने वाला एक अदृश्य द्वार खुलता है। हम परियां इस द्वार से अक्सर इस धरती पर आती जाती रहती थी, परंतु कुछ समय पहले एक जादूगर ने परी लोक पर हमला कर दिया और सारी परियां डर की वजह से भाग गई। उसने मेरी जादुई छड़ी छीन ली। मैं परियों की रानी थी और मजबूरन मुझे परी लोक से यहाँ आना पड़ा। उस जादूगर की कैद में तुम्हारे ही राज्य के राजा सूरज की पुत्री राजकुमारी वसुंधरा कैद है। वो जादूगर राजकुमारी वसुंधरा से विवाह करना चाहता है। हो, आखिर वो राजकुमारी वसुंधरा से विवाह क्यों करना चाहता है? राजा सूरज वर्षों पहले जंगल में टहल रहे थे, तभी उनकी मुलाकात मेरी बड़ी बहन परी से हुई। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपना मन हार बैठे। फिर मेरी बहन ने परी लोक छोड़ने का फैसला कर लिया और सारी बागडोर
मुझे सौंप दी। इसके बाद उसने राजकुमार सूरज से विवाह कर लिया। विवाह के बाद मेरी बहन ने वसुंधरा को जन्म दिया, लेकिन जब वसुंधरा कुछ वर्ष की हुई तब मेरी बहन संसार छोड़कर चली गई। जादूगर प्रताप वर्षों से परीलोक पर आक्रमण करने की सोच रहा था और अमर होने का भी विचार कर रहा था। अमर होने के लिए उसे ऐसी लड़की से विवाह करना था जिसकी रगों में परियों और मानवों दोनों का रक्त हो। वो ऐसी स्त्री से विवाह करके संतान प्राप्त करना चाहता है और फिर उस संतान को बलि चढ़ाकर अमर होना चाहता है। इसके लिए उसने सबसे पहले परीलोक पर आक्रमण किया और सारी परियों को भगा दिया। उसने मेरी जादू की छड़ी छीनकर मुझे एक तरह से अपाहिज कर दिया। फिर राजकुमारी वसुंधरा का अपहरण करके वो इसी जादुई वृक्ष के द्वार से वसुंधरा को परीलोक ले गया। तब से वो राजकुमारी पर विवाह का दबाव बना रहा है। अगर राजकुमारी वसुंधरा विवाह के लिए तैयार हो गई तो विश्वास करो, मनुष्य लोक और परीलोक दोनों जगह तबाही होगी। इसलिए तुम उसे समाप्त कर दो, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि उस जादूगर का अंत केवल एक मनुष्य के हाथों ही लिखा है। तुम्हारा यहाँ आना और निडर होकर मेरे सामने खड़ा होना ये दर्शाता है कि तुम वही हो। तुम्हारी बात मुझे पूरी तरह से समझ में आ गई, लेकिन मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। मैं उस जादूगर का अंत कैसे कर सकता हूँ? उसका अंत कैसे करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम जैसे ही इस वृक्ष के ऊपर जाओगे तो अदृश्य द्वार की चपेट में आकर स्वयं को परीलोक में पाओगे। वहां तुम जंगल में अपने आप को देखोगे। जब तुम जंगल को पार करोगे तब तुम्हें एक तालाब नजर आएगा। उस तालाब के अंदर एक राक्षस रहता है। वो तालाब से बाहर आकर तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हें जंगल में एक नीले रंग का वृक्ष देखना होगा जो तालाब के आसपास ही होगा। उस वृक्ष में पौधे ठोस और नुकीले तलवार के आकार के उगते हैं। तुम्हें तुरंत उनमें से एक पौधा तोड़ना है और सीधा राक्षस पर वार कर देना है। ऐसा करते ही राक्षस जलकर राख हो जाएगा। फिर वो राख एक अंगूठी में परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हें वो अंगूठी उठानी होगी और आगे बढ़ते जाना होगा। कुछ दूर आगे जाकर तुम्हें एक बेहद सुंदर स्त्री मिलेगी जो तुम्हें अपने प्रेम और सुंदरता के जाल में फंसाने का प्रयास करेगी, लेकिन तुम्हें बहकना नहीं है। अचानक उस अंगूठी को उसकी उंगली में पहना देना। ऐसा होते ही वो स्त्री एक तलवार में परिवर्तित हो जाएगी। उसी तलवार से जादूगर का अंत किया जा सकेगा। वहां जो सबसे सुंदर महल दिखाई दे, उसी महल में जादूगर रहता है। हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या जादूगर को पता नहीं लगेगा कि मैं वहां पहुंच चुका हूँ? वो बहुत अहंकारी है, राक्षस, और जो स्त्री तुम्हें मिलेगी वो उसी की माया होंगी। उसने अपने बचाव के लिए ये पूरा खेल रचा है। उसे अपने मायावी खेल पर बहुत भरोसा है। वो यही समझेगा कि तुम उसके रचे हुए चक्रव्यूह को पार नहीं कर पाओगे। याद रखना, अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। किशन तैयार हो गया। ठीक है परी, मैं इस वृक्ष के ऊपर चढ़ता हूँ। किशन तुरंत वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि वृक्ष की एक शाखा बहुत ज्यादा लंबी थी। अरे बाप रे, इतनी लंबी शाखा तो मैंने कभी नहीं देखी। हो सकता है कि अदृश्य द्वार यहीं हो। किशन थोड़ी ही दूर चला था कि अगले ही पल उसने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर जंगल में पाया। हाँ, लगता है मैं परीलोक पहुंच चुका हूँ। ठीक है, परी ने कहा था अदृश्य द्वार दिखाई नहीं देगा। चलो, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। किशन आगे की ओर बढ़ने लगा।
तभी उसे एक तालाब नजर आया। अगले ही पल तालाब से काला धुआं उठा और वो धुआं एक राक्षस की आकृति धारण करके उसके सामने आ गया। मूर्ख मनुष्य, क्या तुझे बिल्कुल भी आभास है कि तू है कहाँ? तू यहाँ आया कैसे? खैर, अब तू आ ही गया है तो यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। मैं तुझसे नहीं डरता। राक्षस क्रोधित हो गया। तू जाने का डर क्या होता है जब मैं तुझे उठाकर पटकूंगा। किशन राक्षस को बातों में उलझाकर इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर एक नील वृक्ष पर पड़ी। हाँ, परी ने बिल्कुल सही कहा था। इस नीले वृक्ष के पौधे नुकीले और ठोस हैं, ठीक तलवार की तरह है। किशन ने फुर्ती से दौड़ लगाई और नील वृक्ष से एक पौधा तोड़ लिया। राक्षस कुछ समझ पाता उससे पहले किशन ने पौधे से उस पर वार कर दिया। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और राक्षस जलकर राख हो गया। महल के अंदर जादूगर प्रताप बैठा हुआ था। अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। माना वो भी परीलोक में मेरा अंत करने के लिए आया है। ओहो, उसने राक्षस को तो समाप्त कर दिया, परंतु वो मेरे उस हथियार को समाप्त नहीं कर पाएगा जो मानव की कमजोरी है। मायावी अपनी सुंदरता और रूप चाल में फंसाकर उसका होश छीन लेगी और जैसे ही वो करेगा मायावी डायन बनकर उसका खून पी जाएगी। इतना कहकर जादूगर प्रताप जोर जोर से हंसने लगा। जादूगर प्रताप के सामने पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर राजकुमारी वसुंधरा कैद थी। तेरा अहंकार ही तेरा अंत करेगा। बकवास बंद कर वसुंधरा। आज नहीं तो कल तुझे अपनी मर्जी से मुझसे विवाह करना ही होगा और फिर तेरी कोख से जो संतान पैदा होगी उसकी बलि चढ़ाकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। इतना कहकर जादूगर प्रताप जोर जोर से हंसने लगा। इधर दूसरी ओर राक्षस जैसे ही जलकर राख हुआ और अगले ही पल वो राख एक अंगूठी में परिवर्तित हो गई। किशन ने उस अंगूठी को उठा लिया। हाँ, परी का एक एक वाक्य सही था। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। किशन कुछ दूर चला ही था कि उसके कानों में एक मधुर स्त्री का स्वर गूंजा। सुंदर मनुष्य, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरी सुंदरता को नहीं देखना चाहोगे? किशन ने पलटकर देखा तो पीछे बेहद सुंदर स्त्री खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। किशन ने तुरंत वो अंगूठी मायावी स्त्री की उंगली में पहना दी। मायावी स्त्री चीख पड़ी। उसका चेहरा भयानक हो गया और अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में एक तलवार प्रकट हो गई। जादूगर प्रताप जो ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। अरे ये क्या? ये तो बड़ा ही वीर और धैर्यवान निकला। मायावी की सुंदरता भी इसे रोक ना सकी। परंतु मैं अपने मंत्रों की शक्ति से इसे जलाकर राख कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं। इधर किशन ने तलवार उठाई और आगे बढ़ गया। कुछ दूर पर उसे एक महल दिखाई दिया। हाँ, लगता है ये वही महल है जिसके बारे में मुझे परी ने बताया था। महल के अंदर किशन ने देखा कि एक पिंजरे में एक सुंदर स्त्री कैद थी। ओ, यही राजकुमारी वसुंधरा लगती हैं। उसी समय उसने देखा कि पिंजरे के सामने एक व्यक्ति अपनी लाल आंखों से उसे ढूंढ रहा था। मेरा साथ दे, अमर होने के बाद मैं तुझे सारे संसार का राजा बना दूंगा। अबे जा, बकवास बंद कर।
तेरा अंतिम समय आ गया है। अरे अभी अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि एक साधारण मनुष्य मेरा अंत करेगा। मूर्ख है तू, मूर्ख। मैं वो हूं जिसने तेरी मायावी को डायन बनाकर हराकर तुझे खत्म करने का अस्त्र प्राप्त कर लिया। इसके बावजूद भी तू मुझे साधारण मनुष्य समझता है, तो तू मूर्ख जादूगर है, मूर्ख। ये सुनकर जादूगर प्रताप मंत्र पढ़ने लगा कि तभी किशन बड़ी तेजी से आया और तलवार का वार सीधे उसके शरीर पर कर दिया। जादूगर चीखता हुआ जलकर राख हो गया। उसी पल पिंजरा गायब हो गया। राजकुमारी वसुंधरा दौड़ते हुए किशन के गले लग गई। आखिरकार तुमने जादूगर प्रताप को खत्म कर दिया। जादूगर का शरीर राख बनकर एक सुंदर छड़ी में परिवर्तित हो गया। उसी क्षण रंग बिरंगी किरणों से वही परी प्रकट हो गई और छड़ी उठाकर बोली, मेरी जादुई शक्तियाँ वापस आ गईं। तुमने ये कर दिखाया किशन। तुम्हारा गांव श्राप से मुक्त हो चुका है और राजकुमारी वसुंधरा को भी अपने साथ ले जाओ। महल में जाकर तुम्हारी वीरता की गवाही मैं दूंगी। इतना कहते ही परी ने अपनी छड़ी आगे की। छड़ी से किरणें निकली और किशन तथा राजकुमारी वसुंधरा वहां से गायब होकर उन्होंने अपने आप को पेड़ के बाहर खड़ा पाया। किशन राजकुमारी वसुंधरा के साथ अपने गांव पहुंचा। गांव में फिर से फसलें लहलहा रही थीं। मुखिया दौड़ते हुए आया और बोला, हाँ किशन, तालाब में फिर से पानी आ गया और गांव के कुएं भी जल से भर गए हैं। हमारे फैसले सही हो गए। शाबाश शाबाश। किशन ने सारी घटना सबको बताई। हाँ, अब हमारा गांव श्राप से मुक्त हो चुका है। मुखिया ने किशन की जय जयकार के नारे लगाए। किशन राजकुमारी वसुंधरा को लेकर राजा सूरज के महल पहुंचा। अपनी पुत्री को देखकर राजा सूरज की आंखों में आंसू आ गए। वसुंधरा सब कुछ विस्तार से बताने लगी। अगले ही पल वही परी प्रकट हुई और राजा सूरज से बोली, राजा, तुम्हारी पुत्री ने जो बताया वो सब सत्य है। राजा सूरज ने किशन को ढेर सारा धन दिया और कहा, हम तुम्हारी बहन के विवाह में अपनी पुत्री के साथ स्वयं शामिल होंगे। कुछ दिन बाद किशन ने अपनी बहन का विवाह गांव में बड़ी धूमधाम से किया। राजा सूरज अपनी पुत्री वसुंधरा के साथ वहां शिरकत करने पहुँचे। किशन, हम अपनी पुत्री वसुंधरा का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। राज्य की बागडोर तुम्हारे जैसे वीर मनुष्य को सौंपना चाहते हैं। तभी राजकुमारी वसुंधरा बोली, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। किशन मुस्कुराने लगा और वहीं पर किशन और राजकुमारी वसुंधरा का विवाह हो गया। राज्य की समृद्धि के साथ साथ गांव के बाहर खड़ा जादुई पेड़ भी अब हमेशा के लिए प्रकाश और शांति का प्रतीक बन गया। लोग कहते थे, जब तक ये जादुई पेड़ खड़ा है, इस भूमि पर बुराई कभी सिर नहीं उठा सकेगी।